नमस्कार दोस्तों, मैं सीए वरुण आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जीएसटी रिफंड, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशन है जहां पर जीएसटी का रिफंड अराइज हो सकता है, या यूं कहें कि लॉ आपको परमिट करता है कि आप गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी का रिफंड लेने के लिए आपने कौन सी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, ऑनलाइन फाइल करनी है, किस फॉर्म में फाइल करनी है, और फाइल करने के साथ-साथ आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, किस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि आपका रिफंड रिजेक्ट कर सकता है, किस केस में अप्रूव कर सकता है, और साथ में किस-किस केस में आपके जीएसटी रिफंड का पैसा आपकी पिछले डिमांड से एडजस्ट किया जा सकता है, और किस केस में प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर लेवल पे पावर है कि वो आपके जीएसटी रिफंड को विदहोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जीएसटी रिफंड के ऊपर जो हमने आर्टिकल पब्लिश किया है, इस आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या अराइज हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि देखो, जो भी हमने जीएसटी रिफंड अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जैसे ही मैं कॉमन पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ, वहां पर मेरे पास 3 लेजर होते हैं: ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी लेजर। राइट, इन तीनों ही केस में जितने भी जीएसटी के रिफंड अप्लाई होंगे, इन तीनों ही केस में आप एक बार उसको लिंक करके देखना, तो इन्हीं तीनों से ही आपके लिंक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेजर है ई कैश लेजर, सबसे पहले जो आपका ई कैश लेजर में पैसा रखा है, चाहे वो किसी भी हेड में रखा हो, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में, इंटरेस्ट में, किसी भी मेजर या माइनर हेड में पैसा रखा हो, आपने जिस भी पर्पस के लिए उसे जमा कराया हो, अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, जैसे कि आपकी कोई अगेंस्ट कोई डिमांड ना, कंफर्म डिमांड ना हो, आपने कोई रिटर्न पेंडिंग ना हो, तो उस केस में आप अपने ई कैश लेजर का बैलेंस जो भी है वो गवर्नमेंट से वापसी ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी मेजर या किसी भी माइनर हेड में बैलेंस रखा हो। राइट, तो फर्स्ट केस था ई कैश लेजर के पैसे को अनयूटिलाइज कैश बैलेंस इन लाइंग इन योर ई कैश लेजर। राइट, इस ई कैश लेजर में जो भी पैसा है वो आप गवर्नमेंट से कुछ प्रोसेस फॉलो करके वो आप गवर्नमेंट से वापसी ले सकते हो। सेकेंड केस, ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर में देखो, इन जनरल रूल क्या होता है कि आपको अपने सेल के ऊपर जो भी टैक्स निकल करके आया, उस टैक्स को आपने एडजस्ट करना होता है। यूटिलाइज किससे करना होता है? आपको बैकएंड में जो भी आपने इनपुट परचेज करे होंगे, इनपुट, सर्विस, कैपिटल गुड्स, इन तीनों के ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होगा, अवेल करने के बाद इस अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी सेल्स की टैक्स लायबिलिटी से यूटिलाइज करना होता है। यूटिलाइज करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट आया, उसको आपने अपने ई कैश लेजर से जमा करा देना होता है। राइट, अब इस केस में क्या होता है कि कुछ केस गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिस किए जहां पर गवर्नमेंट को ये लगा कि हाँ, ये जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा अपनी टैक्स लायबिलिटी से, उस टैक्स पीरियड की टैक्स लायबिलिटी से, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये आगे भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो गवर्नमेंट इस केस में आपको जीएसटी का रिफंड अलाउ करती है। राइट, और लो आपको सिर्फ 2 ही केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम करने के लिए अलाउ करती है। वो 2 सिचुएशन कौन-कौन सी है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो रेटेड सप्लाई, एंड सेकंड इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। फर्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई और सेकंड इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन दोनों ही केस में गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। फर्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये क्या होता है, जिसमें 2 ही सप्लाई कवर होती हैं। 2 ही सप्लाई अगर होंगी तो गवर्नमेंट यहां पर ये कहती है कि हम आपकी सप्लाई को जीरो रेट कर देंगे। जीरो रेट करने का मतलब लोगों की इंटेंशन क्या होती है, यहाँ पर लोगों की इंटेंशन ये है कि आपकी इस कंप्लीट सप्लाई चेन को हम जीरो रेट कर देंगे। सप्लाई चेन मतलब जो भी परचेज है और जो सेल है, इस पूरी की पूरी सप्लाई चेन को सेल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका बर्डन भी आपके ऊपर से फ्री कर देंगे। जो इनपुट के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है, पीछे जो भी आपने टैक्स पे किया है, जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इसका बर्डन भी हम आपके यहाँ से फ्री कर देंगे। यानी गवर्नमेंट 2 सप्लाई के केस में, जिसे जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है, इस सप्लाई के केस में गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपकी सप्लाई को जीरो रेट कर देंगे।
राइट। लो की इंटेंशन हमें समझ में आ गई। अब ये बात करते हैं व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई। ये दो सप्लाई कौन कौन सी है? फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। एंड सेकंड इज सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में हम आपकी सप्लाई को जीरो रेट कर देंगे, राइट। एंड सेकंड केस इज कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया के बाहर नहीं लेके जा रहे, लेकिन आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, लेकिन सप्लाई किसे कर रहे हो? सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, राइट। तो इन दोनों ही केसेस को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया और इन दोनों ही केस में पूरी की पूरी सप्लाई चेन को जीरो रेट करने की बात करी गई, राइट। अब थर्ड केस देखते हैं, ई लायबिलिटी लेजर, राइट। ई लायबिलिटी लेजर, ई लायबिलिटी लेजर में आपने किसी भी तरीके की लायबिलिटी डिस्चार्ज करी हो, चाहे वो गलत हुई हो चाहे वो सही हुई हो, तो इस दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में जो भी आपके ई लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी नजर आ रही है जिसे आपने डिस्चार्ज करी है, उस लायबिलिटी को सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट गवर्नमेंट से आप रिफंड ले सकते हैं। वो कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है, समझते हैं जरा। देखो, चलो एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं कि जो सिचुएशन लॉ ने कही है कि इस सिचुएशन में आपका जीएसटी का रिफंड अराइज हो सकता है, एक बार इसे लिंक करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा किस लेजर से रिलेट करता है। देखो, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सपोर्ट किस में आ गया आपका? देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ही केसेस में आपके ऊपर से जो टैक्स का बर्डन है वो हटा दिया जाएगा। देखो, जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो या डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, किसे? एसईजेड को, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसे समझ लेते हैं। एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट। इन दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शन देती है, या तो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर में चले जाइए या फिर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर में चले जाइए। विद पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ? विद पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस में चले जाइए। एक्सपोर्ट और सप्लाई दोनों, सप्लाई टू एसईजेड दोनों ही केसेस यहां पर कवर हैं। इन दोनों केसेस में विद पेमेंट ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर में चले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेल के ऊपर चाहे वो एक्सपोर्ट है या वो एसईजेड की सप्लाई है, इसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए का आपका सप्लाई है, उसके ऊपर 18% के हिसाब से आपके 18 लाख रुपए की सप्लाई है, सॉरी टैक्स है। इस 18 लाख रुपए के टैक्स को बैकएंड में आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे तो वो इनपुट का, इनपुट सर्विस का, कैपिटल गुड्स का, इन तीनों के इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट करके और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस बैलेंस अमाउंट को पे कर दो। किससे? ई कैश लेजर से। जमा कराने के बाद, अपनी लायबिलिटी को पे करने के बाद, और जो अब अमाउंट आएगा, लेट सपोज मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आया 10 लाख रुपए का, राइट, और 18 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी थी। 1 करोड़ रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से 18 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। अब जो आपका इनपुट टैक्स आया वो 10 लाख रुपए का आया। अब गवर्नमेंट ये कहती है आप इस बैलेंस 8 लाख रुपीस को ई कैश लेजर से जमा करा दो। विद पेमेंट ऑफ टैक्स को के हिसाब से आप इस 8 लाख रुपीस को ई कैश लेजर से जमा करा लो और अपने इस पूरे 18 लाख रुपए को गवर्नमेंट से जीएसटी रिफंड ले लो। गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड ले लो, राइट। ये तो एक केस हुआ विद पेमेंट ऑफ टैक्स। अब हम बात करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसे हम विद बॉन्ड या एलयूटी का ऑप्शन भी कहते हैं, राइट। विद बॉन्ड या एलयूटी, आपको गवर्नमेंट को जमा कुछ नहीं कराना, आपने ई कैश लेजर यूज नहीं करना, आपने सिर्फ बैकएंड के अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करना है। यूज करने के बाद अब जो आपका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लीजिए। लेट्स सपोज मेरे एग्जांपल में 1 करोड़ रुपए की सप्लाई हुई। अब उसका टैक्स कितना बनता है इसे मुझे कंसीडर नहीं करना, इस अभी फिलहाल नहीं करना। लेकिन लो यहां पर ये कहता है कि जो इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर 18 लाख रुपए की लायबिलिटी आई वो आपको जमा नहीं करानी, लेकिन जो पीछे आपने 10 लाख रुपए जमा कराए होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में, उसे गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए वापसी ले लो।
राइट। सेकंड ऑप्शन में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट से मैंने 10 लाख रुपए रिफंड ले लिए, जो मैंने बैकएंड में इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में जीएसटी पे किया होगा, वो 10 लाख रुपए ले लिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑप्शन में मैंने जो 10 लाख रुपए बैकएंड में अपने सप्लायर्स को पे किया था वो, और 8 लाख रुपए जो गवर्नमेंट को दिया था वो, यानी वो पूरा 18 लाख रुपए मैंने कैश ले लिया था, और इस केस में मैंने 10 लाख रुपए वापसी ले लिया जो मेरी जेब से गया था। दोनों ही ऑप्शन सेम है, बट आपको आपके केस में डिपेंड करता है कि आप कि मतलब आपको अब टैक्स प्लानिंग करनी है कि लेट्स सपोज आपके केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैपिटल गुड्स ज्यादा है, राइट। तो उस केस में आप सेकंड ऑप्शन में नहीं जा सकते, आपको फर्स्ट केस में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको फुल्ली पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स का जितना भी इनपुट होगा वो आपको गवर्नमेंट से रिफंड की फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में जाते हैं, राइट, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं देती, राइट। फ्रेंड्स, हमने इस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो हमने 3 सिचुएशन देखी, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी लेजर। जो ई क्रेडिट लेजर है, जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, सेपरेट कंप्लीट हमने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में मतलब आई मीन सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तो इसके बारे में हम इन डिटेल उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने ये चीज समझ ली कि विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस का ऑप्शन है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। अब हम इसे एक बार लिंक करने की कोशिश करते हैं, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे तो वो विद पेमेंट है चाहे वो विदाउट पेमेंट है, दोनों ही केसेस में कवर हो गए, राइट। सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, जीरो रेटेड सप्लाई। डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, फ्रेंड्स, कुछ केस में डीम्ड सप्लाई मानी जाती है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। डीम्ड सप्लाई बेसिकली डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो सप्लाई कौन सी होती है? सप्लायर है, सप्लायर ने अपने कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स को ये ऑप्शन दिया है कि आप उनके पास एडवांस अथोराइजेशन होता है, कुछ आपका ईपीसीजी लाइसेंस के अगेंस्ट वो बैकएंड में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे सप्लाई ले सकते हैं, बैकएंड में प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि गवर्नमेंट इनफैक्ट दोनों ही अलाउ करती है, वो आगे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट आपको दोनों ही केसेस में अलाउ करती है कि सप्लायर जो है वो भी जीएसटी का रिफंड ले सकता है, और जो रिसिपिएंट है वो भी गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड ले सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स ऑन परचेज मेड बाय यूनाइटेड नेशन और एम्बेसीज। फ्रेंड्स, कुछ केस में गवर्नमेंट, स्पेशल केसेस होते हैं, ये स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट कुछ जीएसटी का रिफंड अलाउ करती है, राइट। हम बहुत ज्यादा इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट के केस में, जहां पर ऐसा माना जाता है कि कोई भी टूरिस्ट आया इंडिया में कुछ उसने माल परचेज किया, परचेज करने के बाद कुछ को तो उसने इंडिया में ही कंज्यूम कर लिया, और कुछ को वो अपने साथ लेकर के जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, जिसे कंज्यूम वो कहां पर करेगा? इंडिया के बाहर। तो इस केस में जो वो सामान अपने साथ लेकर के जा रहा है, उस सप्लाई के अगेंस्ट उसे गवर्नमेंट, ऐसा प्रोविजन है, बट आज की डेट में ऑपरेशनल वो भी नहीं है। तो लॉ यहाँ पर ये कहता है कि उस केस में उसे जीएसटी का रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी वो सामान अपने साथ लेके जा रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्स उसने पे किया है, राइट। कुछ एम्बेसीज को, कुछ यूनाइटेड नेशंस को, राइट, तो कुछ रिलेटेड इन स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट आपको जीएसटी का रिफंड अलाउ करती है, बट बहुत ज्यादा इन डिटेल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट। प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकाला, राइट, कोई ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकाले के बाद मैं उस ऑर्डर से या तो एग्री होऊंगा या एग्रीव्ड होऊंगा तो मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा, अपीलेट अथॉरिटी में जाऊंगा, वहां पर केस फाइल करूंगा। केस फाइल करने के बाद लेटर ऑन, लेट सपोज मेरे फेवर में ऑर्डर आ गया उस अपीलेट अथॉरिटी में, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी ने, चाहे वो अपने ट्रिब्यूनल ने, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस भी लेवल ऑफ आपका अपीलेट अथॉरिटी ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया, उस केस में मैं एलिजिबल बन जाऊंगा उस सप्लाई के अगेंस्ट कि जिस भी केस में मैंने वो अमाउंट पे किया होगा और अब मुझे वो गवर्नमेंट से वापसी मिल जाएगा। तो वो उस सिचुएशन में जब अपीलेट अथॉरिटी ने मेरे फेवर में कोई डिसीजन दिया और ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि मुझे जीएसटी का रिफंड लेना बनता है, तो ये सिचुएशन इसने यहाँ पर कवर की है कि इस सिचुएशन में आपका जीएसटी का रिफंड बन सकता है। रिफंड ऑफ
अकोमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपने, चाहे तो आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, दोनों ही केसेस में इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडर भी हैं, चाहे वो आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में, अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है जहां पर आप गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो इस गुड्स या सर्विसेज का जो रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी होगा, वो रेट ऑफ टैक्स अगर बैकएंड में इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, इन तीनों में से मुझे सिर्फ इनपुट को चेक करना है कि अगर उस फाइनल गुड्स या सर्विसेज का जो रेट ऑफ टैक्स ऑन अंडर जीएसटी होगा वो इनपुट के रेट ऑफ टैक्स से कम होगा, तो उस केस को हम कहते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। यहां पर रेट ऑफ टैक्स ऑफ इनपुट सर्विस, रेट ऑफ टैक्स ऑफ कैपिटल गुड्स इज नॉट रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इन सिचुएशन कि ये मेरी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है या नहीं, राइट। तो उस केस में जहां पर लोगों को ये लगता है कि लेट्स सपोज मेरा जो आउटपुट टैक्स है वो 12% में कवर है, इनपुट जो है वो 18% में कवर है, जहां पर मेरी सिचुएशन में मेरे इनपुट का 18% फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा मेरे सेल के 12% से, और ऐसा भी माना जा रहा है कि वो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आने वाले टाइम में भी वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो उस केस को लॉ ने यहाँ पर अलाउ किया है कि आप अपना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड इन अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का ले सकते हैं, राइट, जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। और उस केस में गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ किया था कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने इनपुट का ही अपना जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं, राइट। और आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का, ऑल्दो इनपुट सर्विस की जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला बेस्ड रिफंड बताया गया है, जिस हिसाब से फॉर्मूला बताया गया है, और उसमें लास्ट एक अमेंडमेंट भी आई है जहां पर इनपुट सर्विस को भी एक कैलकुलेशन में ऐड किया गया है, तो वो किसी एक लेवल पे इनपुट सर्विस का कुछ एक बेनिफिट आपको दिया गया है, वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि जो इनपुट का ही आपको रिफंड मिलेगा, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, राइट। और अगर अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का केस है जीरो रेटेड सप्लाई का, तो वहां पर इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड मिलेगा, वहां पर कैपिटल गुड्स का तो वहां पर भी नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। कुछ केस में लॉ ने ये एनालाइज किया कि हाँ, एक एप्लीकेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये कंफ्यूजन आ सकती है कि वो जो उसका जिस भी गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहा है, वो उसको एचएसएन कोड डिसाइड करने में या उसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है ये डिसाइड करने में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो उस केस में वो अपने जुरिडिक्शनल जो भी उसका ऑफिसर होगा उसको अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स एक बार प्रैक्टिकली ये डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अगर वो अपने ऑफिसर के पास गया और उसने अपनी सिचुएशन बताई कि ये जो गुड्स है, लेट्स सपोज गुड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये जो गुड्स है वो 12% की आइटम में आ रही है या 18% की आइटम में आ रही है, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं जाऊंगा अपने ऑफिसर के पास। ऑफिसर मुझे क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, जाते तो वो भी नहीं बता देगा, लेकिन वो क्या कहेगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे भी थोड़ा टाइम दो, मैं भी सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ, अपने सीनियर लेवल से डिस्कस करता हूँ, और आप इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन जब तक हम अपनी फाइनल आपको क्लैरिटी नहीं दे देते, तब तक प्रिकॉशनरी आपको 18% ही जमा कराना है। लो यहाँ पर रिवेन्यू आपका ऑफिसर कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप अपना 12% में जमा करा दीजिए और 18% के हिसाब से जब भी फाइनल डिसीजन आएगा उस टाइम पे हम आपसे वापसी ले लेंगे, नहीं। लो ऑफिसर यहाँ पर ये कहेगा कि जब तक इसकी फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है वो आपको लेना है, और जब आ जाएगा इसका फाइनल डिसीजन, तो जो बैलेंस अमाउंट आपने ज्यादा जमा करा दिया होगा वो गवर्नमेंट से आप वापसी ले लेना। तो फ्रेंड्स मैं अपने ऑफिसर के पास गया, उसने लेट सपोज इस डिसीजन आने में 6 मंथ्स का टाइम लग गया, और इस 6 मंथ्स में मैंने अपने हायर रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से 18% के हिसाब से गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा दिया, राइट, जीएसटी जमा करा दिया। बट अब जब मेरा फाइनल डिसीजन आया वो 12% के हिसाब से आया। अब जो मैंने बैलेंस 6% गवर्नमेंट को वापसी ज्यादा दे दिया, अब मैं एलिजिबल हूं गवर्नमेंट से इस बैलेंस 6% का जीएसटी का रिफंड ले सकता हूं।
बट क्वेश्चन एक ये भी आएगा कि अगर मैंने जो 6% गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिया तो जाहिर सी बात है वो मैंने अपने कस्टमर से लिया भी होगा, राइट, कस्टमर से लिया भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर बाय अगर आपने इस 6% का इंसिडेंस ऑफ टैक्स आगे बर्डन पास ऑन कर दिया है तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से इसका जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने आपके कस्टमर के साथ कुछ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि कोई बात नहीं, जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता तब तक मैं आपसे 12% ले रहा हूं और अगर 18% का डिसीजन आया तो मैं 6% आपसे ले लूंगा, और अगर डिसीजन मेरा 12% का आया तो मैं आपसे तो और नहीं लूंगा, लेकिन जो 6% मैंने गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से जमा कराया तो वो जो मैंने पॉकेट से जो जमा कराया वो मैं गवर्नमेंट से ले लूंगा, राइट। तो इस केस में जब वो फाइनल डिसीजन आएगा तो उस केस में आप एलिजिबल हो उस बैलेंस अमाउंट का जीएसटी का रिफंड लेने के लिए, राइट। अब ये प्रोविजनल असेसमेंट का हमने केस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है प्री डिपॉजिट। लेट सपोज आपके आपके प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ केस चल रहा था, उसने डिमांड निकाल दी, प्रॉपर ऑफिस ने कुछ डिमांड निकाल दी। अब उस डिमांड निकालने के बाद दो ही केस हो सकते हैं, या तो मैं एग्री हूं या मैं एग्रीव्ड हूं। एग्री हूं तो मैं उसे जमा करा दूंगा, अगर मैं एग्रीव्ड हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपील फाइल करूंगा। अपील फाइल करने के लिए मुझे 3 महीने के अंदर मुझे अपील फाइल करनी होती है। अपील फाइल करने के लिए सपोज क्योंकि मुझे 10% प्री डिपॉजिट भी जमा कराना होता है, वो डिफरेंट लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, मुझे जो भी अमाउंट मैंने प्री डिपॉजिट में मुझे जमा कराना था वो मैंने जमा करा दिया। अब मैं अपील फाइल कर रहा हूँ, अपील फाइट कर रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद लेट सपोज उसका फेवर जो आया, मतलब उसका जो डिसीजन आया वो मेरे फेवर में नहीं आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, तो जो मेरी डिमांड थी वो मुझे जमा करानी पड़ेगी, और अगर मेरे फेवर में आ गया तो वो जो डिमांड थी वो खत्म हो जाएगी, और जो मैंने प्री डिपॉजिट जमा कराया होगा अब मुझे गवर्नमेंट से वापसी लेना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको अलाउ करती है कि आप अपने इस प्री डिपॉजिट वाले अमाउंट को गवर्नमेंट से जीएसटी रिफंड की फॉर्म में वापसी ले सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस पेमेंट ड्यू टू मिस्टेक। आपने जीएसटी 3B में 10 लाख रुपए की लायबिलिटी जमा करानी थी, आपने गलती से 12 लाख रुपए की जमा करा दी, तो गवर्नमेंट से आप वो 2 लाख रुपए वापसी ले सकते हैं, राइट, वो आपका इनहेरेंट राइट है। और रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, जिसके बारे में हम आपने डिस्कस किया, रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफ जीएसटी रिफंड ऑन गुड्स इन इंडिया एंड कैरिड अब्रोड एट द टाइम ऑफ देयर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, राइट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इशुएंस ऑफ रिफंड वाउचर फॉर टैक्स पेड ऑन एडवांस अगेंस्ट विच गुड्स और सर्विसेज हैव नॉट बीन सप्लाइड। आपने कोई गुड्स या सर्विसेज के ऊपर टैक्स जमा करा दिया लेकिन वो सप्लाई तो करी नहीं, तो जाहिर सी बात है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, और उसके बाद एक और सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर आपने रॉन्ग हेड में अपना टैक्स जमा करा दिया, अब फ्रेंड्स रॉन्ग हेड में जो भी आपने जमा कराया, लेट सपोज आपकी कोई एक ऐसी सप्लाई थी जहां पर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, या आपने बाय मिस्टेक उस सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई को आपने इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया, यानी जहां पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा होना चाहिए था आपने आईजीएसटी जमा करा दिया। अब लॉ यहां पर ये कहता है कि जो आपने जमा करा दिया, अभी उसको छोड़ो, पहले जो आपने जमा कराना चाहिए था, अब जैसे मेरे केस में आईजीएसटी जमा कराना चाहिए था तो लॉ यहाँ पर ये कहता है कि आप अपना आईजीएसटी जमा करा दो, और जो अब जमा कराने के बाद जो आपने गलत जमा करा दिया, जो आपने देखो, लेट्स सपोज मैंने आज की डेट में प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी आईजीएसटी की थी और मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा करा दिया, बट एक साल के बाद मुझे ऐसा लगा, या मेरे ऑडिटर ने मुझे ऐसा बताया, या डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई जो थी वो मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं थी, वो इंटर स्टेट सप्लाई थी, मुझे आईजीएसटी जमा कराना चाहिए था। या तो मैं खुद से नोटिस कर लूं, मेरा ऑडिटर नोटिस कर ले, या मेरा डिपार्टमेंट मुझे बता दे, तो उन सभी केसेस में लो यहाँ पर ये कहता है कि पहले आप अपना जो जमा होना चाहिए था आईजीएसटी वो जमा कराओ। अब क्योंकि आपने लोगों को पैसा तो जमा करा दिया ना, आपने डिपार्टमेंट को पैसा तो जमा करा दिया, इस केस में जो आप चाहे 1 साल के बाद जमा करा रहे हो, लेकिन आपने जो भी आईजीएसटी जमा कराना है विदाउट इंटरेस्ट जमा कराना है, और जमा कराने के बाद जो आपने जमा कराया, जो आपने गलत जमा करा दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लो। और सिचुएशन दोनों ही कवर है इसमें, दोनों ही कवर है।
आपने आईजीएसटी जमा करा दिया लेकिन आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा होना चाहिए था, तो ये सिचुएशन भी सेम आपको इसी तरीके से इंटरप्रेट करनी है, राइट। ये तो हमने देख लिया कि इस सिचुएशन में आपका जीएसटी का रिफंड अराइज हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखना कि सारी की सारी जितने भी आपने ये केसेस देखे, ये सारे के सारे केसेस आपके एक्सक्लूडिंग जीएसटी के जो स्पेशल रिफंड है उनको छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट हो गया, ये सब चीजें हो गई, या आप एक अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है और आप जीएसटी का रिफंड ले रहे हैं, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में आपके ये जितने भी रिफंड की सिचुएशन है, ये सिनेरियोज हैं, वो आपके ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर, इनसे ही रिलेट करेंगे।